माइग्रेट होकर के शरणार्थी कैंप में रहना और अपने आप को एस्टेब्लिश करना बहुत बड़ी चुनौती थी। आज गर्व के साथ कह सकते हैं कि आगरा देश के निर्यात में 25 से 28% का हिस्सा रखता है। हमारी यूएसपी हमारी वर्कफोर्स है, जिन्होंने 1800 और 3000 रुपए से शुरुआत की। आज उनके पास गाड़ी है और 10 से लेकर के 25 लाख रुपए तक के CTC। मेरा नाम शकील है, डावर फुटवेयर में 20 साल से जॉब कर रहा हूँ। मेरी स्टार्टिंग ही यही से है मैडम, मैंने सारा काम यही सीखा। यहाँ का व्यवहार भी अच्छा है। मुझे यहाँ 7 साल हो गए काम करते करते, सब मिलजुल के काम करते हैं। आगरा सिर्फ भारत में ही नहीं दुनिया भर में फुटवेयर बनाने का केंद्र माना जाता है। यहाँ के बनाए गए लेदर के जूते सिर्फ भारत में ही नहीं दुनिया भर में मशहूर हैं। आप जो मेरे पीछे ये बिल्डिंग देख रहे हैं, ये डावर शूज़ इंडस्ट्री की बिल्डिंग है, जहाँ के बनाए हुए लेदर के शूज़ सिर्फ इंडिया में ही नहीं विदेशों में भी एक्सपोर्ट किए जाते हैं, निर्यात किए जाते हैं, जिनमें यूके, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया शामिल हैं। आज हम आपको डाबर ग्रुप के चेयरमैन मिस्टर पूरन डावर से मिलवाएंगे। कैसे उन्होंने अपनी जर्नी की शुरुआत की, कैसे इसको एस्टेब्लिश किया, कैसे वो इस इंडस्ट्री में आए, इसके बारे में जानेंगे। बातचीत करने के लिए मेरे साथ मौजूद हैं डाबर ग्रुप के मिस्टर पूरन डावर जी। आपका बहुत बहुत स्वागत है DNN 24। नमस्कार। तो सर, पहला सवाल मेरा आपसे ये है कि भारत और पाकिस्तान पार्टीशन के बाद आपका परिवार आगरा आके शिफ्ट हो गया और उसके बाद उन्होंने कई छोटे छोटे बिजनेस स्टार्ट किए, जिनमें तेल और दूध का बिजनेस भी शामिल था। तो और देखा जाए तो अगर मैं सही हूँ तो आपके फैमिली से किसी का बैकग्राउंड शूज़ इंडस्ट्री से नहीं रहा था। तो मैं ये जानना चाहती हूँ कि आपका शूज़ इंडस्ट्रीज़ में कब आपका इसमें इंटरेस्ट आया और कैसे आपकी जर्नी रही, क्या प्रॉब्लम्स आई, कैसे आपने इसको इस्टेब्लिश किया? देखिए, विभाजन की विभीषिका जिन लोगों ने झेली है और वहाँ से जो आज पंजाब जो पाकिस्तान में है, माइग्रेट होकर के शरणार्थी कैंप में रहना और अपने आप को एस्टेब्लिश करना बहुत बड़ी चुनौती थी। लेकिन परिवार ने उसके लिए बहुत सेक्रीफाइस किए। यहाँ आगरा सीधे एक मलपुरा में कैंप, रिफ्यूजी कैंप था, उसमें रुके। पिताजी को कुछ परिवार का वहाँ पर काम, कपड़े और जमींदारी का काम था, तो चाचा ने कपड़े की दुकान और पिताजी कुछ टेलरिंग भी जानते थे, तो टेलरिंग का काम भी शुरू किया। कुछ शुरुआत की सफलताएं मिली, कुछ विफलताएं मिली। दूध बेचने का भी काम किया। दूध बेचने के साथ में फिर कहीं ना कहीं उसमें आई तो लेबर में भी एक सुपरवाइजर का काम करना पड़ा। और लगातार प्रयासों के बाद 1962-63 के आसपास कोयले का और लकड़ी की टाल जो उसको बोलते हैं, वो व्यवसाय शुरू हुआ। उसमें कहीं ना कहीं सफलता मिली और परिवार का एक ही ध्येय था कि मेरे आने वाले बच्चे जो हैं वो कहीं ना कहीं अच्छे एजुकेटेड हों, पढ़े लिखे हों। और वही कारण रहा कि आगरा कॉलेज में मुझे 7 वर्ष लगातार पढ़ने का अवसर मिला। 1971 में BSc, 1973 में इसमें पोस्ट ग्रेजुएशन इकोनॉमिक्स में और 1976 में लॉ करने का अवसर मिला। हमने रिटेल से शुरुआत की 1977 में। रिटेल में हमारी जो शॉप्स थी वो जूता इंडस्ट्री काफ़ी आगरा में जानी जाती थी और जो रिटेल के जो शोरूम्स थे वो इंटीरियर सिटी में थे और ताज रोड पर जहाँ टूरिस्ट भी काफ़ी आता है, अच्छी शॉप नहीं थी। तो एक शॉप 1977 में डावर्स फुटवेयर एंड लेदराइट्स के नाम से हमने शुरुआत की और वो उसको काफ़ी सफलता मिली। और उसमें बड़े लीडर से लेकर के फिल्मी, इवन दिलीप सायरा से लेकर के रेखा और सभी हीरोज़ को भी अटेंड करने का मौका मिला। इवन प्रेसिडेंट संजीव रेड्डी से लेकर प्रिंस चार्ल्स को भी अटेंड करने का वहाँ हमको मौका मिला। और 1983 में हमने मैन्युफैक्चरिंग की शुरुआत की। ये जो 83 से लेकर के 87 तक तो डोमेस्टिक में
एक एक्टिव और टफ ब्रांड के नाम से मार्केटिंग की, उसमें भी आशातीत सफलता मिली। और 87 से लेकर के 92 तक के मर्चेंट एक्सपोर्टर्स के माध्यम से जिस तरह से इंडाना है, टाटा है, क्योबेलिस है, ये लोगों के माध्यम से हमने एक्सपोर्ट करना शुरू किया। 1990 से पार्टिसिपेट किया जर्मनी में फेयर में। उस समय संभावनाएं भी थी, चुनौती भी थी। जूता इंडस्ट्री अभी उस स्तर पर नहीं थी, तो अपने आप को एस्टेब्लिश करना थोड़ा सा कठिन काम था। लेकिन 1993-94 में फिर इटली में फेयर होता है, रिवा देल गार्दा में सबसे बड़ा फेयर है। उसमें जब लोगों से बात करते थे, आगरा से 2-3 लोग फेयर में जाया करते थे, काफ़ी डिस्करेज करते थे वहाँ कुछ नहीं है। जब मैं पहली बार गया और मैंने जो संभावनाएं देखी, तो यहाँ आकर के आगरा फुटवियर मैन्युफैक्चर एक्सपोर्टर्स चैम्बर को बनाया। उनको बना करके हमने जब तक कलेक्टिव, जब तक 1, 2 या 3, 4 लोग जा रहे हैं तो इंडस्ट्री पहचानी नहीं जाती। कलेक्टिव अप्रोच कैसे किया जाए, कलेक्टिव एफर्ट्स कैसे किया जाए, ये प्रयास किया। और यहाँ लोगों को जागृत किया कि अगर काम करना है तो देश से बाहर निकलना होगा, अपने आप को एस्टेब्लिश करना होगा। तो एक समय ऐसा हुआ कि आगरा से 60 लोगों का रिप्रेजेंटेशन उस गार्दा फेयर और जर्मनी के GDS जो फेयर है उसमें होने लगा और इंडस्ट्री को एक पहचान मिली और आगरा एक लेदर का बड़ा क्लस्टर के रूप में जाना जाने लगा। और आज गर्व के साथ कह सकते हैं कि आगरा देश के निर्यात में 25 से 28% का हिस्सा, फुटवियर के निर्यात में 25 से 28% का हिस्सा रखता है। और देश की जो डोमेस्टिक लेदर फुटवियर की जो डिमांड है उसमें करीब 65% हिस्सा आगरे का है। जिस यूनिट में आपको बैठे हैं, किसी भी इंटरनेशनल स्टैंडर्ड से ये नीचे नहीं रहती। और इंडस्ट्री को एक सम्मान मिला है। जो इंडस्ट्री पहले रिजर्व होती थी, मात्र एक आर्टिजन तक या छोटी इंडस्ट्री गिनी जाती थी, या ये गिना जाता था कि इसमें सिर्फ वंचित वर्ग के लोग ही काम करते हैं। और आज उस इंडस्ट्री को एक बड़ा नाम मिला है। आज $20 बिलियन से ऊपर की इंडस्ट्री है, जिसमें $6 बिलियन का एक्सपोर्ट होता है। सर, जूते की आगरा में क्या हिस्ट्री रही है, कैसे शुरुआत हुई, इसके बारे में बताइए। देखिए, आगरा की जो USP है, यहाँ की वर्कफोर्स है। मटेरियल की, रॉ मटेरियल की अवेलेबिलिटी की बात करें तो यहाँ बहुत ज़्यादा नहीं है। हालांकि जो जूते की चमड़े के जो शोधन की जो प्रक्रिया शुरू हुई वो आगरा से ही शुरू हुई। अकबर काल से कहा जाता है कि आगरा, जो अकबर काल में मिलिट्री के जूते बनते थे, आगरा में ही बने। और ये अकबर काल में जब ये देश की राजधानी रहा, तो राजधानी में जितनी भी व्यवस्था की जाती थी पानी के छिड़काव के लिए, नालियों की सफाई के लिए, उसके लिए भी लेदर के मशक बनाए गए। और लेदर के मशक के बाद में लेदर का शोधन यहाँ से शुरू हुआ। उसके बाद में धीरे धीरे उसके प्रोडक्ट बने, जूता बनना शुरू हुए। पहले लकड़ी के खड़ाऊ ही पहने जाते थे, फिर चमड़े के जूता पहनना शुरू हुए। आर्मी के लिए जूतों की जरूरत थी, वो बने। वो लंबे समय तक डिफेंस के जो जूते, भारत की डिफेंस के लिए जो जूते बनते थे, वो भी डिफेंस के लिए जूते आगरा में बने, DMS प्रोसेस से बना करते थे। और धीरे धीरे ये ग्रेजुएट होते हुए आज इंडस्ट्री पूरी तरह से एक, जिसको कहना चाहिए कि ऑटोमाइज्ड इंडस्ट्री हो गई है। ये किसी भी इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स को पूरा करती है और बहुत सारे ब्रांड्स यहाँ आगरा में बनते हैं। और ब्रांड्स के पीछे आगरा के जूतों का बड़ा नाम है और बड़े क्लस्टर के रूप में विकसित हुआ है। सर, आगरा की जो शूज़ इंडस्ट्री है उसको 2023 में GI टैग मिल गया है। तो अब GI टैग मिलने के बाद इस इंडस्ट्री में क्या चेंजेस आएंगे, उसके बारे में बताइए। GI, ज्योग्राफिकल इंडिकेशन, जहाँ से शुरुआत हुई जूतों की, उसको हम सफल हुए हैं उसे प्रेजेंटेशन में, और ये GI हमको सर्टिफिकेशन मिला है। तो निश्चित रूप से आगरा की इंडस्ट्री को एक अलग से पहचान मिलने वाली है पूरे वर्ल्ड ओवर कि लेदर के जूते जो बनना शुरुआत हुई वो भारत में आगरा से शुरू हुई। जिस सिटी से ओरिजिन होता है उसको निश्चित रूप से एक एज मिलती है और एक बड़ा मार्केटिंग टूल आने वाले समय में बनने वाला है। सर, आपके यहाँ जब
पूरा जूता बनकर तैयार हो जाता है, फैशंस को कैसे फॉलो किया जाता है, और दूसरी चीज़ की प्राइस कैसे डिसाइड किया जाता है? देखिए, प्राइस तो ऑलवेज डिपेंड करता है कि कंपोनेंट्स की कॉस्ट क्या है, उसकी लेबर की कॉस्ट क्या है, ये उस पर डिपेंड करता है। मार्केट हर तरह की मार्केट है। फैशन डिजाइनिंग, क्योंकि अब ये ज़रूरत के साथ साथ में एक फैशन स्टेटमेंट भी जूता इंडस्ट्री बनी है, तो फैशन स्टेटमेंट बनाने के लिए पूरे वर्ल्ड की जानकारी आपको रहना, आपको पूरे वर्ल्ड में देखते रहना और मार्केट सेंट्रिक डिजाइनिंग करना, आपके कस्टमर सेंट्रिक डिजाइनिंग करना कि अगर आपकी मार्केट इंग्लैंड है तो इंग्लैंड में क्या बिकता है, उसके डिजाइनर्स के इनपुट को लेना, उनकी मार्केट में ट्रेवल करना, उनके जो इंस्पायरिंग ब्रांड हैं उनके जूतों को कलेक्ट करना। इस तरह से ये पूरा भ्रमण चलता रहता है और डिजाइनर्स की टीम को भी हम वहाँ भेजते हैं। जितने भी शू फेयर्स होते हैं, उन फेयर्स के बाद में उनको वहाँ की मार्केट देखने के लिए भी 1-2 दिन 3 दिन छोड़ा जाता है कि वहाँ क्या चल रहा है, क्या बिक रहा है, उसको देख करके फिर अपने इनपुट्स जोड़ करके उनकी डिजाइनिंग करना। इसमें आपने देखा होगा कि इस यूनिट में भी R&D वर्क जो है, जहाँ जो सैंपल्स बनते हैं वहाँ पर भी कम से कम 150 लोग काम करते हैं। और ये बिना नया, मुझे लगता है कि जूते की एक तो क्वालिटी को इम्प्रूव करते रहना है, साथ में उसके डिजाइन को इम्प्रूव करते रहना। आपके यहाँ पे काफ़ी सारे वर्कर्स काम करते हैं, उनके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, वर्कफोर्स ही सबसे बड़ी एसेट होती है आपकी, उससे बड़ी एसेट कोई है नहीं। डाबर की यूएसपी ये है कि वर्कफोर्स रिटेंसी, लोग 20 साल 30 साल 40 साल से इसमें काम कर रहे हैं और कभी भी पिछले 10 15 20 साल में कभी भी एक ऐड डाबर ने नहीं दिया होगा कि हमको भर्ती होनी है, इसकी ज़रूरत है। वर्कफोर्स अपने आप माउथ से आते हैं और जो उतने लोग हैं उन्हीं को हम ग्रो करते हैं। ऐसे 50 लोग हैं ऑर्गेनाइजेशन में जिन्होंने 1800 और 3000 रुपये से शुरुआत की, आज उनके पास गाड़ी है और 10 से लेकर के 25 लाख रुपए तक के CTC पर वही ग्रेजुएट होकर के काम कर रहे हैं। हमारा सबसे बड़ी जो USP है अपनी डाबर फुटवेयर इंडस्ट्रीज की, सिस्टम्स को एडॉप्ट करना, छोटी से छोटी जो क्वालिटी इशू है या मिस्टेक है उसको इग्नोर ना करना, अपने फिस्कल मैनेजमेंट को तैयार करना, सप्लायर्स को उतनी इंपॉर्टेंस देना जितनी बायर को सब इंपॉर्टेंस देनी है। सप्लायर ने अगर मेरा माल मेरी फैक्ट्री तक डिलीवर किया है तो ये मेरी ड्यूटी है कि मैं उसका पैसा उसकी तक डिलीवर करूं। और आज सभी RTGS से होता है। ये 1983 में जब मैंने शुरुआत की तब मैंने तय किया था कि मेरे सप्लायर्स के हर एक के चेक, एम्प्लॉय के भी 7 तारीख को बनते हैं, मेरे सप्लायर का भी चेक 7 तारीख को बनेगा और उनके वहीं डिलीवर होगा। उस प्रैक्टिस को आज भी मेंटेन करते हैं। वर्कर्स को आज तो खैर 100% पेमेंट उनके अकाउंट में जाता है, बैंक अकाउंट में जाता है RTGS। जब डिस्ट्रीब्यूट भी करना था तो आज तक डाबर में कभी भी लाइन लगा करके उनको सैलरी नहीं मिली। जहां पर काम कर रहा है, जिस जगह पर बैठा हुआ काम कर रहा है, उसके ऊपर उसका सील्ड एनवेलप विद द स्लिप, उसके हिसाब की सील्ड एनवेलप उसके काम करते हुए ही वहीं पहुंचाया जाता था 5 बजे से पहले। मेरा नाम शकील है, मैं आगरा रूकी मंडी सागंज में रहता हूं और डाबर फुटवेयर में 20 साल से जॉब कर रहा हूं। मेरी स्टार्टिंग ही यही से है मैडम, मैंने सारा काम यही सीखा। मेरा काम मैडम कटिंग देखना है, कटिंग आर्टिकल वाइज कटवानी है और एवरेज में कटवानी है, इसलिए मैं सारी पूरी कटिंग डिपार्ट में ही देखता हूँ। मेरा नाम पंकज सिंह है, मैं मथुरा से आता हूँ। मुझे यहाँ पर आने में 1.5 घंटा लगता है और यहाँ का व्यवहार भी अच्छा है। मुझे यहाँ 7 साल हो गए काम करते करते, सब मिलजुल के काम करते हैं। और मेरी फैमिली में मेरी मम्मी पापा, मेरी वाइफ, मेरे 3 बच्चे हैं, वो भी स्कूल जाते हैं और सही काम चल रहा है। पहले अपना कारोबार था जो है 12 25 30 साल 20 साल थे, उसके बाद में कारोबार लॉस हो गया तो इधर यहाँ पे आ गए। 10 12 साल से यहाँ नौकरी कर रहे हैं।
घर में बीवी है, एक लड़का है, मैं हूँ। अब ठीक ठाक चल रहा है। मिलजुल के अपना काम करते हैं, कोई टेंशन नहीं, कोई बात नहीं। कोई सब लोग अपने टाइम से लंच होता है, टाइम से अपना खाना पीना खाते हैं, टाइम से अपने ड्यूटी चढ़ जाते हैं। आपकी जो शूज़ इंडस्ट्री है, आगे क्या क्या विजन है, क्या सोचा है, क्या बदलाव आएंगे? तो हमारे कंट्री को ये सूट करती है, ऐसे उद्योग सूट भी करते हैं और इसमें हमारी निपुणता भी है। तो निश्चित रूप से बड़ा पोटेंशियल है। अभी लगभग $250 बिलियन की इंडस्ट्री है वर्ल्ड ओवर में। अभी एक्सपोर्ट के लिहाज से देखें तो हम मात्र $6 बिलियन पर है, 3% से भी कम है। 97% अभी हमारी प्लेट में है, जिसका शेयर हम वर्ल्ड मार्केट में ले सकते हैं। सो लेदर से जो शुरुआत होने के बाद में एक मेजर रोल जो है वो R&D का है। R&D पर सबसे बड़ा महत्व है। जूता आपको फिट आए, जूता आपके पैर को दबाए नहीं, जूता आपके पैर को कहीं काटे नहीं, इस तरह के R&D पर सारे पूरे फिटिंग्स पर वर्क होते हैं। पूरे कंप्यूटराइज्ड आजकल हर साइजेबल फैक्ट्री में कैड का यूज होता है और जो शू लास्ट होते हैं वो भी कंप्यूटराइज्ड फिट पूरे प्लास्टिक के बनते हैं, उनमें भी अब वेरिएशन नहीं आता। इन सारी चीज़ों पर ध्यान दिया जा रहा है। कटिंग्स के लिए भी आज प्रॉपर क्लिकर्स यूज होते हैं, इवन कंप्यूटराइज्ड कटिंग्स की भी शुरुआत हुई है। और स्टिचिंग में हमारी काफ़ी निपुणता है। और स्टिचिंग एक तरह से अगर महिलाओं को देखें तो एक होम घर से ही उनमें कहीं ना कहीं निपुणता रहती है। तो साउथ में देखें तो 75 से 80% शू इंडस्ट्री में महिलाएं काम करती हैं। नॉर्थ में भी उस कल्चर को लाया जा रहा है, उनको ट्रेन करने की कोशिश की जा रही है कि पूरे बैच लेडीज़ के ट्रेंड हों और ख़ासतौर से स्टिचिंग जैसे काम में उनको लगाया जाए। तो जिस लगातार ये प्रयास हो रहे हैं कि अपनी वर्कफोर्स को समय समय पर अपडेट कैसे किया जाए, R&D पर काम किस तरह से बढ़ के चले और साथ साथ में लेटेस्ट मशीनरी जो है उनको भी साथ उनका प्रयोग कैसे हो, उसको ध्यान रखते हुए कि वाइबिलिटी रहनी चाहिए। हमारी USP हमारी वर्कफोर्स है और वर्कफोर्स का पूरा ये इंडस्ट्री ऐसी है कि कितना भी ऑटोमाइजेशन हो जाए उसमें लेबर का काम होना ही होना है। कटिंग हाथ से ही होनी है, स्टिचिंग में लोग लगने हैं, लास्टिंग में लोग कुछ कम हो सकते हैं। हालांकि एक जूता जो बड़ा सिंपल सा नज़र आता है, आपने देखा होगा प्रोसेस में जब गए होंगे, एक जूता कम से कम 150 लोगों के R&D से लेकर के और पैक होने तक कम से कम 150 लोगों के हाथ से गुजरता है। तो ये बड़ी अपने आप में एक ऐसी इंडस्ट्री है जिसमें ऑटोमेशन तो है ही है, लेकिन अपनी जो वर्क फोर्स की निपुणता है वो बहुत महत्व रखती है, वो आगरा को एज है। तो ये थे हमारे साथ डावर ग्रुप के चेयरमैन मिस्टर पूरन डावर जी, जिन्होंने अपनी जर्नी के बारे में बताया और बताया कि इस शूज़ इंडस्ट्री को उन्होंने किस तरीके से इस्टेब्लिश किया। और उनका मानना है कि कोई भी काम छोटा या बड़ा नहीं होता, आपको उसको सही तरीके से करना आना चाहिए। ऐसे ही इंटरेस्टिंग और इंस्पायरिंग इंटरव्यूज़ देखने के लिए देखते रहिए DNN 24। जो है आपके आसपास, आपके शहर का खास, वो दिखाएगा आपको DNN 24, आपका अपना डिजिटल न्यूज नेटवर्क। तो फिर कीजिए लाइक, सब्सक्राइब और फॉलो।